नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। बीरभूम हिंसा को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जारी जबानी जंग के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार से कल 2 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात कही है। बीरभूम में हुई हिंसक वारदात से चौतरफा घिरी पश्चिम बंगाल सरकार पर कलकत्ता हाईकोर्ट के हथौड़े ने बैकफुट पर धकेल दिया है और अब पीएम मोदी ने भी गुनहगारों को सजा दिलाने की वकालत कर दी है। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में सोमवार देर रात टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद बागतुई गांव में आगजनी में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। घटना से दहशत में आए लोग घर छोड़कर जाने लगे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको लेकर एसआईटी भी गठित कर दी है और अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों को ममता सरकार से इंसाफ का भरोसा नहीं है, लिहाजा वो सूबे में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। सेंट्रल फॉरेंसिक का डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया है, कोलकाता हाईकोर्ट ने, चीफ जस्टिस का बेंच। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी की इस तरीके की हिंसा दहशत सारे बंगाल की छवि को धूमिल कर देते हैं। आज बंगाल में जहां रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नजरुल इस्लाम से लेकर स्वामी विवेकानंद जी की मिट्टी मना जाते, उस बंगाल के आज इस हालात देखकर मैं खुद बीरभूम के रामपुर हाट में हुई घटना को लेकर राज्यपाल और ममता बनर्जी में भी जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की है और गुरुवार दोपहर 2 बजे तक राज्य सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने जिला जज की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और घटनास्थल की 24 घंटे निगरानी करने का भी निर्देश दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी की हाथरस की घटना का जिक्र कर बीजेपी को हाड़े हाथों ले लिया। এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায় ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल को लिखे 3 पन्नों के पत्र में उनसे अनुचित बयान देने से परहेज रखने का अनुरोध किया था। तो साथ ही आशंका भी जताई थी कि इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। हालांकि राज्यपाल ने ममता बनर्जी को ऐसी चिट्ठी लिखने को लेकर फटकार लगाई है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। उधर गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर संसद से सड़क तक विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष पूरी तरह से महंगाई को लेकर लामबंद है। अध्यक्ष महाराज, लोकसभा से राज्यसभा तक देश की सबसे बड़ी पंचायत में महंगाई का मुद्दा गूंजा। विपक्षी सांसदों ने महंगाई पर चर्चा की मांग की, लेकिन आसन ने विपक्षी मांगे नहीं मानी और संसद में शुरू हो गया महासंग्राम। महंगाई हो गई, सारी चीजें कंजम्पशन की। Regarding that, this house do suspend 0 hours on relevant rules relating to question hour.
संसद के भीतर जो बातें अनसुनी रह गई, संसद के बाहर खोलकर कही गई। संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने कांग्रेसी सांसदों ने प्ले कार्ड के जरिए गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का प्रतिकार किया। पेट्रोल डीजल गैस के दाम में कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था। The prices of petroleum products, including cooking gas, in such an exorbitant manner that it has become an uphill task of the common people. चुनाव खत्म होते ही महंगाई का लॉकडाउन भी खत्म हो चला है। मंगलवार की सुबह घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ, तो साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी 82 पैसे तक बढ़ा दी गई। संसद से सड़क तक विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन बुधवार को भी महंगाई की मार जारी रही। यूथ कांग्रेस का कारवां महंगाई के खिलाफ शास्त्री भवन के लिए रवाना हुआ, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंजिल से पहले ही थाम लिया। लॉकडाउन खत्म हो गया, इनका रेट बढ़ाने का काम इन लोग ने वापस स्टार्ट किया। बट सरकार को समझना चाहिए, रोज 80 पैसे बढ़ा रहा है। इनका अब की नारा आएगा, अब की बार 150 पार। महज 2 दिन में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 60 पैसे बढ़कर 97 रुपए के पार पहुंच गया है। यानी दिल्ली में पेट्रोल अब शतक से महज 3 रुपए दूर है। जाहिर है जनता की जेब कटने लगी है। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा है। एक्साइज ड्यूटी सरकार है जो है वो आने वाले समय में कम कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में जो है आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपए हो गई है। सच में एक गृहिणी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है इन चीजों को मैनेज करना। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल 84 पैसे महंगा हुआ, तो डीजल की कीमतें 85 पैसे तक बढ़ गई। लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 111 रुपए 61 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। जो हिसाब से पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, वही हिसाब से महंगाई बढ़ी है, मगर कमाई नहीं बढ़ी है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 दिन में पेट्रोल की कीमतें 1 रुपए 61 पैसे तक बढ़ चुकी हैं, तो डीजल 1 रुपए 62 पैसे महंगा हो चुका है। लखनऊ में अब 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 96 रुपए 87 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वक्त मैं राजधानी लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आज भी राजधानी लखनऊ में पेट्रोल में भी 80 पैसे प्रति लीटर की दर से और डीजल में भी 80 पैसे प्रति लीटर की दर से इजाफा हुआ है। इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर जा रहा है। लिहाजा सरकारों को इसकी कीमतों को कम करना चाहिए, जिससे आम लोग राहत की सांस ले पाए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए अब 12वीं परीक्षा में हासिल नंबरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीयू, बीएचयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए अब एक ही परीक्षा देनी होगी। तमाम यूनिवर्सिटीज में नामांकन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET में हासिल अंकों के आधार पर होगा। ये परीक्षा इसी साल से शुरू हो जाएगी। 90% अंक के बावजूद सता रही ग्रेजुएशन में दाखिले की चिंता। 95% मार्क्स के बाद भी कट ऑफ लिस्ट में नहीं आया नाम। छात्रों और अभिभावकों को परेशान करने वाली ये खबरें अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही हैं, क्योंकि यूजीसी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए 12वीं बोर्ड में हासिल अंकों का अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि इसके लिए न्यूनतम अंकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ज्यादा नंबर लाने वालों को दाखिले में मिल रही वरीयता खत्म हो जाएगी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करना है। सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो यूजी प्रोग्राम्स में है, इसमें एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्कोर्स को यूज़ करने के लिए हम बताया। इट इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दरअसल यूजीसी अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक परीक्षा CUET आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों को ही DU, BHU सहित तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलेगा। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी और इसका सिलेबस CBSE में NCERT पर आधारित होगा। NEP में ये सजेस्ट किया कि 1 नेशन 1 एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। CUET में हम ये कह रहे हैं कि +2 मार्क्स को आप एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यूज़ कीजिए, लेकिन एक्चुअल एडमिशन शुड बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर्स। CUET में सिलेबस जो होगा 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ही होगा, 11th का नहीं होगा, और NCERT जो डिफाइन किया वही सिलेबस होगा और पूरा क्वेश्चंस इसी सिलेबस से आए। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के सभी छात्रों को एक समान मौका मिलेगा, चाहे वो सुदूर गांव का हो या फिर उत्तर पूर्व। राज्य और बोर्ड भी मायने नहीं रखते।
यूजीसी के मुताबिक 2022-2023 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए CUET का आयोजन करेगी। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अपने पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए CUET में प्राप्त अंकों पर विचार करना होगा। CUET का पाठ्यक्रम NCERT के 12वीं कक्षा के सिलेबस से मिलता जुलता ही होगा। CUET में सेक्शन 1A, सेक्शन 1B सामान्य परीक्षा और पाठ्यक्रम विशिष्ट विषय होंगे। सेक्शन 1A अनिवार्य होगा, जबकि 13 भाषाओं में होगा और उम्मीदवार इनमें से अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं। छात्रों के पास अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ का विकल्प रहेगा। मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी चुन सकते हैं। यूजीसी का ये नियम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफन भी शामिल है। यूजीसी के मुताबिक नए नियम से CUET के किसी भी संस्थान के आरक्षण नियम में कोई बदलाव नहीं होगा और किसी भी आरक्षण को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा जा रहा है कि यूजीसी की CUET परीक्षा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार और यूपी के छात्रों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के इंटरमीडिएट बोर्ड में छात्रों को बहुत कम नंबर मिलते हैं और इसकी वजह से यहाँ के छात्र CBSE बोर्ड के छात्रों के मुकाबले एडमिशन में पीछे छूट जाते हैं। जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो रिमोट एरिया से है, उधर इतना अच्छी स्कूल्स नहीं होगा। स्टूडेंट्स तो टैलेंटेड है, लेकिन इनका मार्क्स 80% 90% नहीं होगा, सिर्फ पास हुआ। तो सभी लोगों को अब दे विल गेट ए चांस टू स्टडी दी ऑनलाइन डिग्रीज। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि NUET गरीब छात्रों और अभिभावकों के लिए सही साबित नहीं होगा, क्योंकि उन्हें टेस्ट की कोचिंग के लिए दोबारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इन आपत्तियों का अब शायद ही कोई मतलब रह जाएगा, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के संबंध में देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिया है और यूजीसी से मिले आधिकारिक निर्देशों के बाद विश्वविद्यालयों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नॉन स्टॉप 9 आप देख रहे हैं। वेलकम बैक। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। ग्रेनेड अटैक में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, इलाके को घेरा गया, सर्च ऑपरेशन जारी। आसिफ सुहास हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, इस पर और अपडेट। देखिए शीतल, ये मिलिटेंटों ने शाम के समय यहाँ पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फोर्सेस को निशाना बनाया और एक ग्रेनेड दूरी से फेंका। हालांकि जो है ग्रेनेड थोड़ा जो फोर्सेस की पार्टी थी उनसे दूर फटा, लेकिन जो उसके स्प्लिंटर्स है वो 2 पुलिस जवानों को यहाँ पर लगे, जिसके चलते 2 पुलिस जवान घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल, क्योंकि रैनाबाड़ी में ही पास में एक हॉस्पिटल है, वहां पर शिफ्ट किया गया और दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस हमले के तुरंत बाद फोर्सेस ने, पुलिस, CRPF और सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया है और अभी भी यहाँ पर तलाशी अभियान जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर मिलिटेंट है उनका किसी तरह से सुराग लगाया जा सके। जी धन्यवाद आसिफ इस अपडेट के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।